वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हमारे पास में है नया एक टॉपिक, चैप्टर नंबर 3 का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। यदि आपको याद हो तो हम लोगों ने अपना जब ये चैप्टर नंबर 3 चालू किया था तो मैंने आपको बताया था कि ऑडिट करने के जो हमारे स्टेप्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ऑडिट प्रोसीजर पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर पहले हम लोगों ने मेटलिटी के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि एक बहुत ही जनरल सा कॉन्सेप्ट है जिसका ऑडिट के प्रोसेस से वैसे कोई लेना देना नहीं है, बट ऑडिट के प्रोसेस में काम आता है। तो उसका कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट था। लेकिन जब हम ऑडिट के प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें हमारा पहला प्रोसेस आता है रिस्क असेसमेंट, उसके बाद आता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, और फिर आता है सब्सटेंटिव। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो होते हैं, कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव, और फिर तीसरे नंबर पर आता है अदर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग। उसके अपन बात नहीं करते, अपन अब इन तीनों की बात करेंगे। तो बस उसी सीक्वेंस में हम लोगों ने अपना जो पहला ऑडिट प्रोसीजर है वो है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उसके बारे में बात करेंगे। अब हम इसके अंदर जाएं उससे पहले हमको ये समझना है कि ये रिस्क ऑफ असेसमेंट या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है क्या सामान्य भाषा में। अभी हम थोड़ा टेक्निकल नहीं होते, थोड़ा सा हम लोग इसको जनरलाइज रखते हैं। टेक्निकल हो जाएंगे तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी, तो टेक्निकल नहीं होते हम थोड़ी देर के लिए। लेट्स रिमेन नॉन टेक्निकल एंड जनरल डिस्कशन करते हैं। ऑडिट जब हम करते हैं तो ऑडिट करते समय हमारे पास में सबसे जो मेन है हमारा प्रोसेस वो तो सब्सटेंटिव है। एक्चुअल में ऑडिट में सबसे मेन भी क्या बोलूं, मैं बोलूं कि ऑडिट में एक ही प्रोसीजर है, सब्सटेंटिव तो ही काफी होगा। ठीक है, टेक्निकली तो हमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर ही लगाना है, खाली बाकी लगानी नहीं है। क्यों, क्या होता है सब्सटेंटिव में? इसमें होता है एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, इसमें होता है एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स। यही तो हमारा मेन काम है। एक्चुअल में तो हमें रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करना होता है, एक्चुअल में तो हमें डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करना है। एक्चुअल में तो हमें देखना ही ये है कि कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कैसे हैं, सही है या नहीं एंड ऑल। उसमें कितने मिस स्टेटमेंट्स हैं या कितने मिस स्टेटमेंट्स की प्रोबेबिलिटी है, यही तो हमें देखना होता है बेसिकली। तो हमारा मेन जो प्रोसेस है वो तो सब्सटेंटिव ही होता है। वो हमारा प्रोसीजर कभी भी कंप्लायंस या रिस्क असेसमेंट नहीं होता। अब जब हम लोग रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन करते हैं तो इस रिकॉर्ड्स के एग्जामिनेशन को करने के लिए हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं। एक्चुअली ऑप्शंस नहीं है, हमारी मजबूरी समझ लो आप, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम। तो ये जो एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स है, इसको करने के हमारे पास में दो तरीके हैं, या तो सैम्पलिंग और या तो फिर 100% एग्जामिनेशन। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई छोटी एंटिटी है तो उस केस में तो हम 100% एग्जामिनेशन कर सकते हैं, छोटी एंटिटी है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है एक्सेट्रा। लेकिन अगर बाई चांस कोई बहुत बड़ी एंटिटी है जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत सारे हैं, तो देखो 100% एग्जामिनेशन तो पॉसिबल है नहीं, तो अब सैंपलिंग करेंगे। सो द क्वेश्चन इज व्हाट टू इंक्लूड इन सैंपल, व्हाट टू इंक्लूड इन सैंपल। हमें सैंपल में क्या इंक्लूड करना चाहिए या हमें सैंपल में क्या इंक्लूड करना है, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो लाजमी सी बात है, आप सैंपल में कौन से आइटम लेना चाहेंगे। इसके लिए हम चलते हैं जरा कि ऑडिट का हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था क्या। तो ऑडिट का हमारा ऑब्जेक्टिव था, आपको अगर याद है तो क्या ऑब्जेक्टिव था? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, टू ऑब्टेन रीजनेबल assurance whether financial statements are free from misstatement or not। ठीक है, ये अश्योरेंस लेना कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट से फ्री है या नहीं, मतलब हाँ या ना, ये फ्री फ्रॉम स्टेटमेंट है या फ्री फ्रॉम स्टेटमेंट नहीं है। ये अश्योरेंस लेना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब मिस स्टेटमेंट मतलब फ्रॉड एंड एरर, यानी अल्टीमेटली हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड एंड एरर ढूंढने, और ऑडिटर तो यही चाहेगा ना कि चाहे वो 100% एग्जामिनेशन करे या सैंपलिंग करे, उसे सारे मिस स्टेटमेंट पता चल जाए। मतलब वो ये चाहता है कि अगर मैं 100 में से, फॉर एग्जाम्पल अगर एंटिटी के बुक्स में 100 ट्रांजेक्शन है, तो ये चाहता है कि अगर मैं 100 ट्रांजेक्शन में से 15 या 20 भी चेक करूं तो भी मुझे वो 15-20 में सारे फ्रॉड एंड एरर मिल जाए जो 100 में है। या ऐसा समझ लीजिए कि वो चाहता ये है कि उसके सैंपल में वो सारे आइटम आ जाए जिनमें फ्रॉड एंड एरर है या हो सकता है। ये उसकी महत्वाकांक्षा होती है, और ये सही भी है। हम लोग ऑडिट कर रहे हैं तो सैंपलिंग करते समय हमारा ये व्यू होना एकदम बिल्कुल नॉर्मल है कि जितने भी फ्रॉड्स एंड एरर हैं
वो सारे आइटम को हम ले लें। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर हमें ये पता होता कि कहाँ कहाँ फ्रॉड एंड एरर है तो कितना आसान नहीं होता क्या? ये हमें तो पता ही कहाँ है। अगर हमें यही पता चल जाता कि कौन कौन से आइटम में फ्रॉड एंड एरर है तो इतनी माथा पच्ची थोड़ी ना करते हम लोग, सीधा उन आइटम को चेक कर लेते हैं। पर हमें ये पता नहीं है कि 100 में से किन आइटम में फ्रॉड एंड एरर है, और हम चेक भी सिर्फ उन्हीं आइटम को करना चाहते हैं जिनमें फ्रॉड एंड एरर है या हो सकता है। तो इसके लिए हमने क्या करा, पहले देखें व्हाट टू इंक्लूड इन सैंपल, दोज आइटम्स इन विच मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, जिनमें मिस स्टेटमेंट है उन आइटम को हम सैंपल में लेना चाहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेकिन आपको थोड़ी ना पता है, तो हमने बोला थोड़ा सा चेंज करते हैं। विच आइटम्स टू इंक्लूड इन सैंपल, दोज आइटम्स इन विच रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, इन विच रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट। ये ही कर सकते हैं, क्योंकि देखो हम ज्योतिषी नहीं है, हमको ये नहीं पता चल सकता कि कौन कौन से आइटम में फ्रॉड एंड एरर। अब ये तो भाई कोई ज्योतिषी तांत्रिक वगैरह ही कर सकते हैं, हमको तो नहीं पता चलेगा। हाँ, लेकिन हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कहां कहां या किन किन आइटम में फ्रॉड एंड एरर होने के चांसेस हैं। अब सवाल है ये अंदाजा हम कैसे लगाते हैं। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो करते हैं। ये अंदाजा भी हम कोई ऐसे हवाबाजी नहीं करते, हमारे पास में पूरा टेक्निकल साइंटिफिक तरीका होता है। हमारा तो अपना पूरा एक मेथड है उसके थ्रू, और वो इतना साइंटिफिक मेथड है कि आपका रिस्क असेसमेंट इतना सॉलिड होता है कि जिन जिन आइटम में आपको लग रहा है ना फ्रॉड एंड एरर हो सकता है, भाई साहब उन आइटम में फ्रॉड एंड एरर मिलेगा ही मिलेगा। यानी जिन आइटम में आपको लग रहा है कि यहां तो फ्रॉड एंड एरर होगा, 90% तो ऐसा होगा कि आपका रिस्क असेसमेंट एक्यूरेट होगा, और जिन आइटम में आपको रिस्क लगा है उन आइटम में आपको फ्रॉड एंड एरर मिलेगा ही मिलेगा। राइट, क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि हमारा रिस्क असेसमेंट करने का एक तरीका होता है। इस प्रोसीजर को जिससे हम ये असेस करते हैं कि रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कहां कहां होगा, इसे कहते हैं रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट या असेसमेंट ऑफ रिस्क। सी दोज आइटम्स इन विच रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट, सो व्हाट ऑडिटर डू, ऑडिटर apply risk assessment procedure to identify those items which could have risk of misstatement। बेटा रिस्क का मतलब इस जगह फ्रॉड एंड एरर हो सकता है, इस जगह फ्रॉड एंड एरर होगा ऐसा हम नहीं बोल रहे, हो सकता है। तो उन आइटम को हम सैंपल में ले लेते हैं। यानी अगर आपको सैंपलिंग करनी है इसीलिए हम लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं। अगर आपको सैंपलिंग नहीं करनी होती ना मेरे बेटे, तो अपन लोग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा ही नहीं रहे होते, क्योंकि मेन तुम्हारा सब्सटेंटिव है। अच्छा, अब आप कहेंगे रिस्क असेसमेंट तो लगा दिया, चलो ये बात तो समझ में आ गई, सैंपल लेना था, फिर कंप्लायंस क्यों लगाया? इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी अपन को कंप्लायंस पढ़ना नहीं, तो अभी अपन क्यों बात करें उस बारे में। तो पहले अपन ने रिस्क असेसमेंट के बारे में बात करनी है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर या रिस्क असेसमेंट क्या होता है? अब इसकी परिभाषा बड़ी आसान है। अ प्रोसीजर यूज्ड बाय ऑडिटर टू असेस रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट। राइट। अच्छा, एक और मजेदार बात, ये जो हमने अभी भी पढ़ा इसके पहले वाला टॉपिक, हमारे लिए रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअल में मैंने ही गलत लिख दिया, मुझे यहां पर बीच में एक वर्ड ऐड करना चाहिए था, मटेरियल। ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ये वर्ड मुझे ऐड करना चाहिए था बीच में, क्योंकि हमारे लिए नॉन मटेरियल तो कुछ होता ही नहीं। सो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इतना आसान है, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही याद रहने वाला है आपको। इट इज अ प्रोसीजर यूज्ड बाय द ऑडिटर टू असेस, राइट, which items could have risk of material misstatement, or a procedure applied by the auditor to find out existence of risk of material misstatement। ये कहलाता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है, अब इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें फिर से कुछ दो चार बातें और पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि हम सीधा, क्योंकि देखो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है ये तो बहुत नीचे जाकर अपन बात करेंगे। कहां पर जाके बात करेंगे? यहां। इतने आगे जाने के बाद में अपने को रिस्क असेसमेंट के बारे में बात करना है। ठीक है, तो उससे पहले अपने को क्या बात करनी है? उससे पहले अपने को थोड़ी जनरल बातें करनी है जो रिस्क असेसमेंट के दौरान काम में आएगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे, एक टर्म है हमारे पास में मिस स्टेटमेंट। आप कहेंगे सर मिस स्टेटमेंट तो आपने पहले पढ़ा दिया, फ्रॉड एंड एरर नहीं, वो मैंने आपको गलत पढ़ाया।
तो सर गलत क्यों पढ़ाया? क्योंकि अगर मैं आपको उसी स्टेज पर बता देता ना रिस्क मिस स्टेटमेंट का मतलब, तो आपको यहां तक आते आते याद ही नहीं रहता। ठीक है, और अभी जब मैं आपको इसका मीनिंग पढ़ा दूंगा ना, मालूम मैं सही मीनिंग पढ़ा दूंगा, उसके बाद भी आप इसे बुलाओगे फ्रॉड एंड एरर ही। और क्यों बुलाओगे वो भी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, मिस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब कोई भी फैक्ट, मिस स्टेटमेंट जैसे हम बोलते हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस एप्लीकेशन, राइट। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलत फहमी, राइट। अंडरस्टैंडिंग मतलब सही फहमी, मिस एप्लीकेशन मतलब गलत चीज लगा दिया आपने, एप्लीकेशन मतलब सही तरीके से लगाया। ऐसी होता है मिस स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट अगर गलत तरीके से है तो वो कहलाता है मिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसको समझते हैं थोड़ा आसान भाषा में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम लोग बनाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 चीजें होती हैं। अमाउंट, यानी आप कोई ना कोई अमाउंट उसके अंदर लिखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जो चीज मनी के टर्म्स में मेजर नहीं की जा सकती उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, सिंपल है। तो मनी टर्म्स में होना बहुत जरूरी है ना। सेकेंड नंबर पर आता है क्लासिफिकेशन। मान लीजिए अगर आपके सामने कोई आइटम आया, कोई इवेंट हुआ जिसमें कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट है, खर्चा, इनकम, एसेट, लायबिलिटी, कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। कैपिटल नेचर का, रेवेन्यू नेचर का, एसेट मानेंगे, लायबिलिटी मानेंगे, एंड सो ऑन। थर्ड, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कहां दिखाना है, बैलेंस शीट में दिखाना है तो कहां दिखाना है, करंट एसेट्स में दिखाना है या करंट लायबिलिटीज में दिखाना है, एसेट्स में। एंड लास्ट, डिस्क्लोजर। अब आपको ये कैसे करना है, ये सब आप 11 से सीखते हुए आ रहे हैं। यानी आप या मैं किसी भी स्कूल से पढ़े हूं, क्या हमने कभी अलग अलग पढ़ा? क्या हमने हमेशा सेम ही पढ़ा ना? डेप्रिसिएशन इज अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। आपने भी वही पढ़ा, मैंने भी वही पढ़ा, हम सबने पढ़ा। अगर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू इंस्टॉलेशन ऑफ एन एसेट, इट इज टू बी कैपिटलाइज्ड। अभी आप चाहे जयपुर में हो, चाहे दिल्ली में हो या बंबई में हो, क्या फर्क पड़ता है? सब जगह सेम ही रूल रहेगा। ये रूल सेम क्यों है? क्योंकि किसी ना किसी जगह से आया है। या तो कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आया होगा, या तो हो सकता है कि ये किसी लॉ से आया हो, या तो हो सकता है किसी और प्रोविजन, कहीं ना कहीं से तो आया होगा, ये तो तय है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि अमाउंट कितना दिखाना है, ये भी कोई ना कोई बिल डॉक्यूमेंट होता होगा। तो अब सुनिएगा जरा ध्यान से। अमाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसमें अमाउंट लिखना है, उस अमाउंट को क्लासिफाई कैसे करना है, यानी कहां करना है, उसका प्रेजेंटेशन, उसका डिस्क्लोजर। तो किसी भी अमाउंट क्लासिफिकेशन या प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर को जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्चुअल में किया गया, क्या लिखा बेटा? एज रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन एज रिक्वायर्ड इन एफआरएफ। एफआरएफ मतलब एंटिटी के ऊपर जो लॉ, रूल, रेगुलेशन लगते हैं फॉर अकाउंटिंग, उसमें जैसा बताया गया, यानी आसान भाषा में बोलूं, जैसा करना था और जैसा करा के बीच का डिफरेंस, इट इज टू बी कॉल्ड एज मिस स्टेटमेंट। यही तो मिस स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी खर्चे को कैपिटल नेचर का मानना था और आपने मान लिया रेवेन्यू नेचर का, तो ये आपने क्या करा? क्लासिफिकेशन जैसा करना था वैसा नहीं करा ना, मिस स्टेटमेंट। यदि उसको दिखाना था बैलेंस शीट के बाहर कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी में, और आपने बैलेंस शीट के अंदर दिखा दिया, प्रेजेंटेशन आपने गलत कर दिया। तो कोई भी अमाउंट या क्लासिफिकेशन या प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर, जैसा आपने करा और जैसा एक्चुअल में किया जाना था, इसके बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को क्या कहा जाता है? मिस स्टेटमेंट कहा जाता है। एक बार अब ये जो गलत आपने करा, चाहे आपने अमाउंट गलत दिखाया या आपने प्रेजेंटेशन गलत करा, क्लासिफिकेशन गलत करा, ये या तो आपने करा होगा जानबूझ के, राइट, इंटेंशनल, या तो ऐसा आपसे गलती से हो गया होगा, बोले तो अनइंटेंशनल। ये दो ही बातें होंगी, या तो इंटेंशनल रहा होगा या तो अनइंटेंशनल। इंटेंशनल है तो फ्रॉड, अनइंटेंशनल है तो एरर। तो इसीलिए मिस स्टेटमेंट के होने का रीजन जो है वो होता है या तो फ्रॉड या तो एरर। और इसीलिए हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं कि भैया मिस स्टेटमेंट का मतलब फ्रॉड एंड एरर। बट एक्चुअल में मिस स्टेटमेंट का मतलब फ्रॉड एंड एरर नहीं होता। मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है ऐसा दोनों के अंदर जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? मिस स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, अच्छा सर सवाल पूछेगा क्या कोई मिस स्टेटमेंट के ऊपर? देखो नहीं पूछता जनरली, ऐसा कोई नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए है कि हमको पता तो होना चाहिए ना आखिर मिस स्टेटमेंट है क्या। तो हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट करा हमारा, व्हाट इज मिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसको साइड में कर देते हैं। अब चलते हैं व्हाट इज रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट। असेस कैसे करते हैं वो तो बात की बात है। रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट क्या है? रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट का मतलब बहुत आसान है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड एंड एरर हो सकते हैं,
या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड एंड एरर होने की संभावना है। संभावना, रिस्क वर्ड जो है ना बेटा, उसका मतलब ही क्या है? रिस्क वर्ड का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, संभावना। ठीक है, संभावना को कहते हैं रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, यानी पॉसिबिलिटी है। हम नहीं कह रहे फ्रॉड एंड एरर है, लेकिन एंटिटी को भी कभी ये क्लेम नहीं करना चाहिए कि भैया हमारे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड एंड एरर है ही नहीं। अभी सोचो, अगर कोई एंटिटी ये क्लेम करे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो फ्रॉड एंड एरर हो ही नहीं सकते, है ही नहीं, तो फिर ऑडिट क्यों करवा रहे हो भाई? फिर ऑडिट का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। यदि कोई एंटिटी ये कह दे कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो फ्रॉड एंड एरर के चांस ही नहीं है, तो फिर उस एंटिटी में फ्रॉड एंड एरर के जब चांस ही नहीं है, तो फ्रॉड एंड एरर के चांस ना होने पर ऑडिट कोई क्यों करवाएगा? तो हम दो बातें समझो, ऑडिटर ये नहीं बोल रहा कि फ्रॉड एंड एरर है, पर मैनेजमेंट भी ये ना बोले कि फ्रॉड एंड एरर नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, बल्कि हम दोनों ये कह रहे हैं कि हो सकता है कोई फ्रॉड एंड एरर रह गया हो, यानी कोई मिस स्टेटमेंट हो या रह गया हो। कई रीजन है, गलती से हो सकता है, हमने कब कहा कि मिस स्टेटमेंट का मतलब फ्रॉड एरर भी हो सकता है। दूसरी बात, सारा काम तो मैनेजमेंट खुद नहीं करता ना, हजारों लाखों इंप्लॉइज काम कर रहे हैं। अब हो सकता है किसी इंप्लॉय ने कुछ गड़बड़ कर दिया हो, तो आपको आखिर पता कैसे चलेगा? मिस स्टेटमेंट, राइट? तो इसलिए हम ये तो बोलते ही हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड हो सकते हैं। रिस्क है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड हो सकते हैं ऑडिट से पहले। तभी तो, अगर ऑडिट से पहले की बात करें, ऑडिट से पहले ये रिस्क है, इसलिए तो ऑडिटर को बुला रहे हैं कि सर हमें लगता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट है, हमें लगता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है या हो सकते हैं। आप आकर ऑडिट करो, और ऑडिट करने के बाद आप हमें बताओ कि क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट है या नहीं। आप हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करके बताओ कि क्या फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट है या नहीं। यही बोलते हैं ना हम लोग, यानी हमारे ऑडिट करने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट होता है। देखो, इट इज अ रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट मतलब इट इज अ रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी materially misstated prior to audit. फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी materially misstated prior to audit। हो सकता है ऑडिट होने से पहले मिस, और ये होगा तभी बेटा ऑडिट का मतलब है। अगर ऐसा हो जाएगा ना कि मैनेजमेंट ही बोलेगा नहीं भैया हमारे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट होते ही नहीं है, तो दुनिया में ऑडिट की नीड ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि ऑडिट होने से पहले जब ऑडिटर आएगा तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट है, यानी हो सकता है ऑडिटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड एंड एरर हो, और हम आकर उन्हें ढूंढेंगे। 100% गारंटी तो नहीं लेते, एक रीजनेबल अश्योरेंस लेने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट है या नहीं। ठीक है, अब सवाल आता है कि आखिर ये रिस्क आता ही क्यों है? क्या मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से नहीं बनाए क्या? मैनेजमेंट ने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करा होगा, या मैनेजमेंट ने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया होगा, तो उसने भी अच्छे से ही बनाया होगा, तो फिर ये रिस्क आया ही क्यों? अभी तो हमने तो ऑडिट चालू ही नहीं करी, एंटिटी ही खुद कह रहे हैं और हम भी मानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं, रिस्क है। तो ये आया क्यों? इसके आने के दो रीजन होते हैं। पहला होता है इनहेरेंट रिस्क, और दूसरा होता है बेटा कंट्रोल रिस्क। ये क्या है इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क? इनहेरेंट रिस्क बहुत सिंपल है, पहले आप अंदर जाएं इससे पहले समझ लो। देखो बेटा, ऐसा है इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो एररलेस हो, यानी हम कितना भी अच्छा काम कर लें, हम कितने भी बढ़िया तरीके से काम करने की कोशिश कर लें, हम कितना भी सहूलियत से काम कर लें, बट गलतियां हो सकती हैं, मैनुअल मिस्टेक्स हैं यार, किसी से भी हो सकती है। और कई लोग ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो लाइक ईमानदारी से काम नहीं करते, तो फ्रॉड भी हो सकते हैं। यानी इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या है? इनहेरेंट, देखो बेटा, एक तो मैं बार बार आपको ये बात समझा रहा हूँ, रिस्क वर्ड का मतलब होता है हो सकता है। रिस्क का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि होगा ही। जैसे हमने बोला ना रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, तो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट का मतलब भी हमने क्या बोला? रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट का मतलब भी हमने यही बोला, फ्रॉड एरर हो सकते हैं। और आसान भाषा की जगह टेक्निकल कर दूं, मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं। अच्छा, हम जब मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं बोलें तो अपन मटेरियली बात करेंगे। मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं, अपन छोटे मोटे मिस स्टेटमेंट की तो बात ही नहीं करते, अपन बात करते हैं सिर्फ मटेरियल मिस स्टेटमेंट की। कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मटेरियल, नॉन मटेरियल नहीं, नॉन मटेरियल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, नॉन मटेरियल के बारे में अपन बात ही नहीं करते। तो मैं लिखूं या ना लिखूं आप समझ जाना। हमने बोला मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं, इस बात पर फोकस कीजिए। हमने लिखा है मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं। अब ये जो मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं ना बेटा, इसके दो रिस्क हैं जिसकी वजह से ये रिस्क आ रहा है।
ये जो रिस्क है, ये रिस्क दो रिस्क की वजह से आ रहा है। एक है इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें अलग अलग तरह के क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, अकाउंट बैलेंसेस हैं, डिस्क्लोजर्स हैं, इनमें एक संभावना है कि मिस स्टेटमेंट होंगे, सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट। एक संभावना है कि इनमें मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट, दैट कुड बी मटेरियल। देखो, सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट इन और अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, दैट कुड बी मटेरियल। ये सस्पेक्टेबिलिटी भाई साहब कोई दूर नहीं कर सकता। इनहेरेंट रिस्क मतलब जिसे दूर नहीं किया जा सकता, जिसे दूर नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। यानी ये रिस्क होगा ही होगा, ये रिस्क 100% होगा, इसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। समझ गए आप मेरी बात? यानी देयर इज अ सस्पेक्टेबिलिटी कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे तो उनमें एक सस्पेक्टेबिलिटी है कि फ्रॉड एंड एरर किसी भी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस में मटेरियल फ्रॉड एंड एरर, मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, कोई एंटिटी दुनिया में दूर नहीं कर सकती। ठीक है, आप देखो एक कहावत आपने सुनी ना, गलती उसी से होती है जो काम करता है, वही गलती नहीं करता जो काम नहीं करता। ये वैसा ही है, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, रिकॉर्ड्स बनाएंगे, बुक्स मेंटेन करेंगे तो उसमें गलतियां होने के चांसेस हैं। इसे दूर नहीं किया जा सकता, कम कर सकते हो, दूर नहीं कर सकते, राइट? इसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क, यानी सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट इन क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर, सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब ये जो इनहेरेंट रिस्क है बेटा, ये ऐसा थोड़ी ना है कि हमें ही पता है, ये तो एंटिटी को भी पता होता है। बोला ना अभी, जो आदमी काम करता है ना वो ये बात अंदर से जानता है कि भैया मेरे काम में गलती हो सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस अगर किसी को है तो अलग बात है, अदरवाइज कोई भी व्यक्ति, आज मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं ये मानता हूं कि हो सकता है पढ़ाते पढ़ाते कहीं पर मैं कोई शब्द गलत बोल दूं, हो सकता है पढ़ाते पढ़ाते कहीं पर मैं कोई दूसरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं और उसमें दूसरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में ले जाऊं। ये छोटी मोटी गलती हो सकती है, कोई बड़ी भी नहीं तो छोटी मोटी गलती तो हो सकती है ना बेटा। पढ़ाएंगे तो ये गलती होगी, काम करेंगे तो गलती होगी। तो मैनेजमेंट जानता है कि हम लोग रिकॉर्ड्स बना रहे हैं और मैं अकेला नहीं बना रहा हूं, पूरी इतनी बड़ी टीम है, टीम में मेरे पास 50-100 सैकड़ों लोग हैं, तो कहीं किसी से भी कोई गलती या फ्रॉड हो सकती है। क्या करें, इसको ऐसे रहने दें क्या? नहीं, हमें पता है घर में चोरी हो सकती है, इसलिए क्या करते हैं, रात को सोने से पहले ताला लगाते हैं। चोरी होगी ही होगी, ये गारंटी है क्या? ताला मत लगाओ तो क्या गारंटी चोरी होगी? ताला नहीं लगाएंगे तो गारंटी थोड़ी है चोरी होगी। हम किस आधार पे चल रहे हैं? रिस्क, कि अगर रात को हम ताला नहीं लगाएंगे चोरी हो सकती है, चोरी होने की संभावना है, इसलिए ताला लगाकर सो। गाड़ी कहीं खड़ी करते हैं, लॉक लगा कर जाते हैं ना, क्यों? रिस्क है कि हो सकता है कोई गाड़ी चोरी करके ले जाए, तो क्या हो जाएगा, गाड़ी में रिस्क हो जाएगा। इसी तरीके से मैनेजमेंट को भी पता होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसमें फ्रॉड एंड एरर हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उनमें पॉसिबिलिटी है कि फ्रॉड एंड एरर हो जाए। अब इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए ऑडिटर क्या करता है? इसके लिए मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल लगाता है। ऐसे हाथ पे रख के तो नहीं बैठ सकते ना, मुझे पता है चोरी हो सकती है तो मैं क्या करूं? मैंने कहा यार अब चोरी तो हो सकती है, मैं क्या कर सकता हूं, ये रिस्क तो है यार, अब घर में रहते हैं, इंसान है तो मकान है तो चोरी हो सकती है, क्या करें? ऐसा हाथ पे हाथ रख के थोड़ी ना बैठ जाएंगे कि नहीं यार अब क्या करेंगे। हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सेफ्टी लेते हैं, ताला लगा के रखते हैं। जहां जहां से चोरों के आने की संभावना है उन जगह पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करा के रखते हैं कि भाई चोर ना घुस पाए, ग्रिल वगैरह लगा दिया, कैमरा वगैरह लगाते हैं, ये करते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनल कंट्रोल। सब करते हैं। आप ताला लगाते हैं रात को सोने से पहले, कहीं जाते हैं तो ताला लगाते हैं। एंट्री पॉइंट है जो भी एग्जिट पॉइंट्स उन पे आपने कैमरे लगा रखे होंगे। जो ओपन स्पेस है, बालकनी वगैरह है, तो वहां पे कुछ ग्रिल वगैरह लगा रखी होगी। क्यों? ये इसलिए क्योंकि इनहेरेंट रिस्क है, चोरी हो सकती है, इसीलिए हमने क्या लगाया? इंटरनल कंट्रोल। एंटिटी भी लगाता है इंटरनल कंट्रोल, बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल्स लगाते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के, हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किए। एक तो मैं बड़ा कॉमन एग्जांपल देता हूं, एम्प्लॉयज लेट आएंगे, जल्दी जाएंगे, लेट आएंगे फिर भी बोलेंगे हम टाइम से आए, जल्दी जाएंगे फिर भी बोलेंगे हम टाइम से गए और पूरी सैलरी लेंगे। रिस्क है कि कोई इंप्लॉय क्या कर देगा, फ्रॉड एंड एरर कर सकता है। तो क्या करे? तो हमने क्या करा बेटा? हमने बायोमेट्रिकल लगा दिया। बायोमेट्रिकल क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो इंटरनल कंट्रोल क्या करेगा? इंटरनल कंट्रोल जो ये मिस स्टेटमेंट्स हैं इन्हें प्रिवेंट होने से रोकेगा, और अगर प्रिवेंट नहीं भी कर पाया तो कोशिश करेगा डिटेक्ट कर ले। जैसे ताला लगा हुआ होगा, ग्रिल लगी हुई होगी, तो शायद चोर अंदर घुस ही नहीं पाएगा, प्रिवेंटिव। अगर मान लीजिए घुस गया तो हम
डिटेक्ट कर लेंगे, कैमरा लगा रखा है ना, कैमरे से पता, कैमरा चोरी तो नहीं रोक सकता, कैमरे में हाथ थोड़ी ना है जो उसको पकड़ लेगा चोर को, कैमरा तो रिकॉर्ड कर लेगा। तो कैमरे से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, कैमरे से डिटेक्ट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि कहां कहां पे जो है फ्रॉड एंड एरर हुआ। तो एंटिटी अपने यहाँ इंटरनल कंट्रोल लगाते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आपके घर में चोरी होने की संभावना है, इसलिए आपने ताला लगाया, इसलिए आपने कैमरे लगाए, इसलिए आपने ग्रिल्स वगैरह लगाई, तो क्या चोरी नहीं होगी इसकी गारंटी है क्या? कई बार होता है इंटरनल कंट्रोल भी चोरी को नहीं रोक पाता। जैसे यहां बात करें तो हो सकता है कि इंटरनल कंट्रोल भी हमारे मिस स्टेटमेंट्स को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट करेक्ट नहीं कर पाएगा, या टाइमली नहीं कर पाएगा। आप तो इतना ही याद रख लीजिए, रिस्क दैट मिस स्टेटमेंट अकर्ड विल नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड और करेक्टेड बाय इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। शायद हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मिस स्टेटमेंट्स को होने से नहीं रोक पाएगा, प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। इस बात की संभावना है, चांसेस हैं, बहुत ज्यादा है। क्या हम इसे दूर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो नहीं हो सकता। इसको कहते हैं बेटा कंट्रोल रिस्क। अब आप कहेंगे फिर फायदा क्या हुआ? बोला ना बेटा रिस्क है, ये नहीं बोल रहा हूं कि इंटरनल कंट्रोल नहीं प्रिवेंट कर पाएगा, ये नहीं बोल रहा हूं कि इंटरनल कंट्रोल डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ऐसा थोड़ी ना बोला। हमने कहा शायद इंटरनल कंट्रोल प्रिवेंट डिटेक्ट ना कर पाए, शायद इंटरनल कंट्रोल मिस स्टेटमेंट्स को प्रिवेंट या डिटेक्ट ना कर पाए, करेक्ट ना कर पाए, ऐसा हो सकता है। शायद हो सकता है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हो, ये इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क। इन दोनों रिस्क की वजह से ही एक रिस्क आता है जिसे बोलते हैं रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट। तो सी, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट अराइजेस ड्यू टू इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। क्या यहां तक आपको बात समझ में आ गई? सिंस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ड्यू टू दिस देयर इज अ रिस्क दैट, अब ये तो रिस्क है भाई साहब, इनहेरेंट रिस्क है और कंट्रोल रिस्क है। अब ये जो दोनों रिस्क है ये है, इससे ज्यादा मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकता। मैनेजमेंट इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपने लेवल पे जितने एफर्ट लगा सकता था, बेचारा तो पहले ही कोशिश करता है कि इनहेरेंट रिस्क ही ना हो, अपने आप ही बढ़िया काम करते हैं, इनहेरेंट रिस्क ही ना आए। फिर भी इनहेरेंट रिस्क आ सकता है, इसीलिए मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल लगा देता है कि अगर भैया फ्रॉड एंड एरर हो भी जाए तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है हमारा, वो उन फ्रॉड एंड एरर को प्रिवेंट और डिटेक्ट कर ले, और अगर वो उनको प्रिवेंट एंड डिटेक्ट कर लेगा तो भी बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है। अब सवाल ये है कि इसके बाद तो भैया मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकता। अब ऑडिटर आएगा, ऑडिटर आते ही क्या करता है, मैं आपको थोड़ा आगे का प्रोसेस समझाता हूं। ऑडिटर आएगा, ऑडिटर आएगा तो क्या करेगा, सबसे पहला काम क्या करेगा, वो अपने लेवल पे असेस करता है, असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मतलब मैनेजमेंट ऑलरेडी कर चुका होगा ये, राइट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ये ऑडिटर रिस्क असेस करेगा, यानी हमारे आने से पहले मैनेजमेंट ने रिस्क असेस करा होगा, तभी तो उसने इंटरनल कंट्रोल लगाए होंगे। कहां का इंटरनल कंट्रोल लगाए होंगे? लाजमी सी बात है, जहां जहां पे रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट होगा उन सारी जगह पे मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल को एस्टैब्लिश करा होगा। ठीक है, यही तरीका है, और तो कोई तरीका है नहीं। तो जहां जहां पे भी मैनेजमेंट को रिस्क लगा होगा, इनहेरेंट रिस्क लगा होगा, मैनेजमेंट ने वहां वहां पे इंटरनल कंट्रोल लगाया होगा। और जहां जहां इंटरनल कंट्रोल लगाया होगा तो मैनेजमेंट को पता होगा कि हमारा कौन सा इंटरनल कंट्रोल वीक है या कौन सा इंटरनल कंट्रोल सही नहीं है, उधर उधर कंट्रोल रिस्क होगा। मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट को लगा 15 आइटम, 100 में से 15 आइटम ऐसे हैं जिनमें इनहेरेंट रिस्क है, यानी जिनमें फ्रॉड एंड एरर हो सकता है, ऐसा मैनेजमेंट को लगता है। ठीक है, यानी 15 आइटम में मैनेजमेंट को क्या लग रहा है, इनहेरेंट रिस्क। तो मैनेजमेंट ने उन 15 आइटम्स के लिए इंटरनल कंट्रोल लगाया होगा। अब 15 के 15 इंटरनल कंट्रोल ढंग से काम करें जरूरी नहीं, हो सकता है 15 में से 4 या 5 इंटरनल कंट्रोल ऐसे हों जो शायद बहुत अच्छे ना हो। 4 या 5 इंटरनल कंट्रोल ऐसे हो सकते हैं जो अच्छे ना हो, या ढंग से काम नहीं कर रहे हो, या एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां आ जाएगा कंट्रोल रिस्क। अच्छा, एक और मजेदार बात है, हो सकता है कि मिस स्टेटमेंट की संभावना 20 आइटम में थी पर मैनेजमेंट को 15 में लगी थी, 20 में, पर मैनेजमेंट को 15 में लगी। तो मैनेजमेंट ने जो इंटरनल कंट्रोल लगाया होगा, वो इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट ने 15 ही आइटम में लगाया होगा, वो तो 20 में नहीं लगाएगा, लाजमी सी बात है। उसको 15 में रिस्क लगा, तो 5 आइटम तो ऐसे हैं जिनमें मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल लगाया नहीं, वहां तो बाय डिफॉल्ट कंट्रोल रिस्क है। इसीलिए ऑडिटर ना मैनेजमेंट के असेसमेंट पे भरोसा नहीं करता।
अच्छा, ऑडिटर की मजबूरी है, सैंपलिंग करनी है, तो हम भी जाते हैं जैसे एंटिटी में, सबसे पहले एंटिटी के बारे में बढ़िया से जानकारी लेके अच्छे से एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से जितना आप जान सकते हैं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, जो भी मेथड्स हमारे पास में है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, उनको लगाकर ऑडिटर कोशिश करता है कि एंटिटी के बारे में एज मच एज इंफॉर्मेशन ले सके। ठीक है, ऑडिटर कोशिश करता है कि एंटिटी के बारे में एज मच एज इंफॉर्मेशन वो ले सके। अच्छा, रिकॉर्ड्स में मत जाना, सैंपल लेने के लिए ही तो ये सारी माथापच्ची कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ आइटम्स 100 ना चेक करके कुछ ही चेक करने पड़े, इसलिए तो ये सारी माथापच्ची कर रहे हैं। अब इसमें भी अगर हमने रिकॉर्ड्स के अंदर जाके ये करना है तो फिर जब 100% रिकॉर्ड चेक करके ये पता करेंगे कि कहां का रिस्क है, तो फिर तो चेक ही हो गए ना। तो रिस्क असेसमेंट में कभी भी ऑडिटर रिकॉर्ड्स के अंदर नहीं जाता, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। तो बिना रिकॉर्ड्स के अंदर जाए ऑडिटर ये असेस करेगा कि कहां कहां पे इनहेरेंट रिस्क है, दोबारा असेस करेगा। अब मैनेजमेंट का और ऑडिटर का रिस्क असेसमेंट अलग अलग हो सकता है। मैनेजमेंट को लग रहा था 15 में, ऑडिटर को लग सकता है 17 18 में हो, 13 में हो, 14 में हो, 15 में ही हो, ये अलग अलग हो सकता है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स को देखता है, भी जिन जिन आइटम इनहेरेंट रिस्क है उनके इंटरनल कंट्रोल्स को ऑडिटर देखने की कोशिश करता है। जिन जिन आइटम में इनहेरेंट रिस्क है उन आइटम्स के इंटरनल कंट्रोल को ऑडिटर देखता है। अगर उसे लगता है कि उन आइटम का इंटरनल कंट्रोल बढ़िया है, उन आइटम का इंटरनल कंट्रोल सही से काम कर रहा है, तो उस केस में ऑडिटर इनहेरेंट रिस्क होने के बाद कंट्रोल रिस्क नहीं मानता, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल अच्छा है। जैसे मान लीजिए ऑडिटर को लगता है कि भाई 17 आइटम में इनहेरेंट रिस्क है, मैनेजमेंट को 15 में लगा लेकिन ऑडिटर को लगा 17 में। 17 में से कितने आइटम के लिए इंटरनल कंट्रोल है? 12 15 के लिए, तो 2 में तो वैसे ही कंट्रोल रिस्क है क्योंकि इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं। 15 आइटम में भी जब उसने इंटरनल कंट्रोल्स को देखा तो उससे लगा कि यार इसमें से 4 इंटरनल कंट्रोल ढंग से काम नहीं कर रहे या एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे, नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिव। तो उन 4 आइटम में कंट्रोल रिस्क, यानी कितने हो गए? 4 और 2 6। इसका मतलब 6 आइटम वो हैं जहां पे तो फ्रॉड एंड एरर होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। तो ऑडिटर उन 6 आइटम को तो सैंपल में लेगा ही लेगा। ठीक है, लेगा ही लेगा सैंपल में, ज्यादा भी ले सकता है बट उन 6 को तो लेगा। देखो इस तरीके से सैंपल बनता है। ठीक है, सो ऑडिटर क्या करेगा? असेस रिस्क ऑफ मिसएस्टिमेट, दैट इज इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क का असेसमेंट करता है एंड सेलेक्ट सैंपल। लेकिन अब एक बात सोचिए जरा, हमने क्या करा? हमारे रिस्क को असेस करा। कैसे असेस करा? एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेके, एंटिटी के बारे में नॉलेज लेके। आप कोई अंतर्यामी तो नहीं है, माना आपका नॉलेज अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे अच्छा होगा, तो आपका रिस्क असेसमेंट काफी सटीक होता है। मैंने कहा भी था शुरू में कि हमारा रिस्क असेसमेंट, हम हवाबाजी नहीं करते, तो हमारा रिस्क असेसमेंट काफी सटीक होता है। बट फिर भी एक संभावना है, एक चांस है कि शायद आपका रिस्क असेसमेंट भी गलत हो जाए। यानी एक्चुअल में तो 20 आइटम में रिस्क था, या ऐसा बोलूं कि 20 आइटम में फ्रॉड एंड एरर है, पर ऑडिटर को 17 ही आइटम में लगा। तो उसने 17 के हिसाब से पूरी प्लानिंग करी, 17 का इंटरनल कंट्रोल देखा, तो उसमें से उसको पता चला 2 किलो तो इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं, और बाकी जो 15 के लिए उसमें से 4 का इंटरनल कंट्रोल वीक है। तो 4 और 2 6, यानी 6 आइटम ऐसे हैं जिनका इंटरनल कंट्रोल वीक है। लेकिन आप सोचो उन 3 आइटम के बारे में क्या, जिनमें ऑडिटर को रिस्क लगा ही नहीं, जबकि उनमें मिस स्टेटमेंट है बट ऑडिटर को नहीं लगा। वो ऑडिटर कभी उनको चेक ही नहीं करेगा, वो मिस स्टेटमेंट कभी पकड़ में नहीं आएगी। और जबकि ऑडिटर को ये लग रहा है कि उसने सारे फ्रॉड एंड एरर ढूंढ लिए, तो वो लिखता नहीं। लिखते तो हम यही है रीजनेबल अश्योरेंस, हम भी एक्यूरेसी नहीं बोलते, बट 3 मिस स्टेटमेंट तो कभी पकड़ में ही नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें कभी ऑडिटर को इनहेरेंट रिस्क लगा ही नहीं, इसलिए उसने उनका इंटरनल कंट्रोल देखा ही नहीं, तो उसे पता ही नहीं है। ये जो रिस्क है कि ऑडिटर भी सारे मिस स्टेटमेंट नहीं पकड़ पाएगा, इसको कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। राइट, देखो जरा नीचे एक रिस्क आएगा, कौन सा? डिटेक्शन रिस्क। प्रोसीजर परफॉर्म, रिस्क दैट प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर टू रिड्यूस रिस्क, राइट, विल नॉट डिटेक्ट अ मिस स्टेटमेंट। ऑडिटर ने जो प्रोसीजर लगाया जिससे रिस्क, क्योंकि ऊपर रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट था, उसके लिए तो ऑडिटर को बुलाया था, हमने कहा था ना इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क होता ही होता है। तो ऑडिटर को बुलाया कि भैया आप ढूंढ लो, वो भी सारे मिस स्टेटमेंट नहीं ढूंढ पाएगा, इसे कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। और इस डिटेक्शन रिस्क की वजह से ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो शायद गलत हो सकता है। ठीक है, देखो ऑडिटर सेलेक्ट सैंपल, बट व्हाट इफ ऑडिटर, इफ ऑडिटर्स assessment of
इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क इज रॉन्ग। सोचो क्या होगा अगर हो जाए तो सैंपल में भी रॉन्ग, बिल्कुल हो सकता है, मे बी सैंपल रॉन्ग हो गया तो क्या हो सकता है, तो ऑल मिस स्टेटमेंट्स नॉट डिटेक्टेड। और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ओपिनियन गलत हो सकता है, मे बी इनएप्रोप्रिएट। ओपिनियन में भी ये एक वर्ड है इनएप्रोप्रिएट, ये बेटा एप्रोप्रिएट नहीं इनएप्रोप्रिएट है, ये बिल्कुल हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा होगा, आप ये सब संभावनाओं पे चल रहा है, ऑडिट का पूरा खेल संभावनाओं पे चलता है बेटा, पूरा जो चल रहा है ना वो असेसमेंट पे चल रहा है। सो पॉसिबिलिटी है कि शायद ऑडिटर भी ये सब की वजह से सी सच रिस्क ऑफ सिंस रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट है, ठीक है। ड्यू टू दिस देयर इज अ रिस्क दैट ऑडिटर कुड गिव एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, इसको कहते हैं ऑडिट रिस्क, ये होगा, राइट। ये जो हमने बोला, अब सोचो अगर ये ऊपर इनहेरेंट रिस्क ही नहीं होता, ये जीरो होता, तो कंट्रोल रिस्क जीरो होता, तो आज ये ऑडिट रिस्क नहीं होता। फिर अपन इसमें 2 मिनट बाद बात करेंगे। यानी ये जो लाइन है रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट, मैं इस चीज को भूल देता हूं, पहले मैं ये जो अपने राइट में लिखा है इस पे बात करते हैं कि ऑडिटर ने रिस्क का असेसमेंट करा, हो सकता है ऑडिटर से इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क का असेसमेंट गलत हो जाए। जैसे भी हमने कहा ना 20 आइटम में फ्रॉड एंड एरर था, लेकिन ऑडिटर को 17 में ही लगा, उसको 17 आइटम में फ्रॉड एंड एरर लगा, उसको नहीं लगा 20 में, तो 3 आइटम कोई पकड़ में नहीं आए। उसको हो सकता है इंटरनल कंट्रोल जो है उसको 15 इंटरनल कंट्रोल में, ठीक है, 4 इंटरनल कंट्रोल वीक लगे, लेकिन हो सकता है एक्चुअल में 6 इंटरनल कंट्रोल वीक हो, बट उसको 4 ही लगे, तो वो तो उन्हीं 4 इंटरनल कंट्रोल के हिसाब से वर्किंग कर रहा है, वो तो 4 ही इंटरनल कंट्रोल के हिसाब से अपना पूरा चेक करेगा। 2 इंटरनल कंट्रोल को तो उसने अच्छा माना, तो उनके आइटम को तो सैंपल में लेगा ही नहीं, हो सकता है। बट सोचो अगर इनहेरेंट रिस्क जीरो होता आज, है ना, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को समझो, मिस स्टेटमेंट्स हैं, शायद ऑडिटर नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि उसका रिस्क असेसमेंट सही नहीं हुआ, इसलिए उसकी ओपिनियन गलत है, तो शायद ऑडिटर नहीं पकड़ पाएगा ढंग से, ये हो सकता है, ठीक है, शायद ऑडिटर ढंग से नहीं पकड़ पाएगा, ऐसा हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन मैं जो बोलूं ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात को जरा, ऑडिटर शायद नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि उसका रिस्क असेसमेंट गलत है, इसलिए सैंपल गलत हो गया। तो बहुत सारे मिस स्टेटमेंट्स ऐसे होंगे जो ऑडिटर नहीं पकड़ पाएगा, शायद इस रिस्क को हम ऑडिट रिस्क बोल रहे हैं। पर सोचो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनहेरेंट रिस्क जीरो है, ठीक है, कंट्रोल रिस्क भी जीरो है, मतलब फ्रॉड एंड एरर है ही नहीं किसी आइटम में। फर्ज कीजिए एक बार, अब जब फ्रॉड एंड एरर ही नहीं है तो इनहेरेंट रिस्क जीरो है, तो इंटरनल कंट्रोल अच्छे हों या बुरे हों, जब फ्रॉड एंड एरर है ही नहीं तो क्या आपको प्रिवेंट करना है, क्या डिटेक्ट करना है, फिर प्रिवेंशन डिटेक्शन करने के लिए कुछ है ही नहीं। जब फ्रॉड्स एंड एरर ही नहीं है तो प्रिवेंशन डिटेक्शन करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो यानी आपको कुछ करना ही नहीं है एक्चुअल में, राइट, एक्चुअल में कुछ नहीं करना आपको। तो जब इनहेरेंट रिस्क जीरो है, कंट्रोल रिस्क जीरो है, तो ऑडिटर कितना भी गंदा सैंपल ले ले वो क्या नहीं पकड़ पाएगा, मिस स्टेटमेंट नहीं तो, लेकिन मिस स्टेटमेंट तो है ही नहीं, यानी वो मिस स्टेटमेंट है ही नहीं, इसलिए वो पकड़ नहीं पाया, और उसने ओपिनियन कह दी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ट्रू एंड फेयर है, वो तो है ही। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है, मतलब उसमें फ्रॉड एंड एरर और हम नहीं पकड़ पाए, तो हमने गलती से ओपिनियन दे दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ट्रू एंड फेयर थे ही नहीं। पर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअल में ट्रू एंड फेयर है, उनमें कोई फ्रॉड एंड एरर है ही नहीं, कोई इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क है ही नहीं, तो ऑडिटर उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ऐसा कैसे होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो हमने आपको क्या बोला कि ये जो इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क होता है ना बेटा, इसकी वजह से ही ऑडिट रिस्क आता है। इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क है, राइट, इस वजह से ऑडिटर का रिस्क असेसमेंट होता है और वो गलत हो सकता है, उस वजह से सैंपल गलत हो सकता है, तो वो सारे फ्रॉड एंड एरर शायद ना पकड़ पाए, इस वजह से डिटेक्शन रिस्क आता है, और इसी वजह से क्या आता है, ऑडिट रिस्क आता है। दिस रिस्क इज कॉल्ड एज ऑडिट रिस्क, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब आगे चलते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत दूर की बात है। अब हम आपको एक चीज पढ़ा रहे हैं जिसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है,
राइट? क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग मेटलिटी में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको मेटलिटी के टाइम पर एक बात बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल जो होता है एज अ होल, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल की जब हम बात करते हैं उसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, वो असर्शन लेवल वाला ही काम आता है। क्योंकि क्या करेंगे, इसी तरीके से रिस्क असेसमेंट होता दो लेवल पर है, राइट? दो लेवल पर कैसे होता है, एक होता है देखो असेसमेंट ऑफ रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, और एक असर्शन लेवल। असर्शन लेवल मतलब इंडिविजुअल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर। आसान भाषा में समझाऊं, ऑडिटर ने एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग ली, एंटिटी की नॉलेज ली, बहुत सारी एंटिटी के बारे में समझा, जाना एंड ऑल सब करा। उसके बाद में ऑडिटर असेस करता है कि कहां कहां रिस्क हो सकता है। तो वो कैसे असेस करता है कि भाई हो सकता है एसेट्स में रिस्क हो, उसको लगता है शायद डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रिस्क हो, और टू बी वेरी स्पेसिफिक उसको लगता है यार परचेज के ट्रांजेक्शन में कुछ गड़बड़ हो सकता है, या उसको लग रहा है कि शायद खर्चों के ट्रांजेक्शन्स में गड़बड़ हो सकता है, बिल वगैरह खर्चों के फर्जी हो सकते हैं। उसे लग रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में फर्जी बड़ा हो सकता है, ट्रैवलिंग में बहुत सारे फर्जी बिल हो सकते हैं, ऐसा उसको लग रहा है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। इसको बोलते हैं असेसमेंट ऑफ रिस्क एट असर्शन लेवल। यानी कुछ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में शायद फ्रॉड एंड एरर हो सकता है, कुछ अकाउंट बैलेंसेस में फ्रॉड एंड एरर हो सकता है, कुछ डिस्क्लोजर्स में फ्रॉड एंड एरर हो सकता है, ऐसा उसको लग रहा है। सो जो रिस्क असेसमेंट है वो असर्शन लेवल, इसी के आधार पे तुम अपना जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर वो डिसाइड करेंगे। भी सैंपल आप कैसे लेते हो, क्या बोला मैंने अभी, जिन आइटम में इनहेरेंट रिस्क है उनके इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हैं। यानी हमारा रिस्क असेसमेंट के बाद में क्या होता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट के बाद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में पहला कौन सा, कंप्लायंस, देन सब्सटेंटिव। कंप्लायंस में क्या चेक करते हैं, इंटरनल कंट्रोल। रिस्क असेसमेंट में हमने क्या बोला, जिन जिन आइटम में इनहेरेंट रिस्क है के आधार पे हम इंटरनल कंट्रोल चेक करते हैं, कि जिन आइटम में इनहेरेंट रिस्क है उनके इंटरनल कंट्रोल्स को देखेंगे, उनमें से जिनका इंटरनल कंट्रोल वीक है उन आइटम को सैंपल में लेंगे। यानी रिस्क असेसमेंट के आधार पे ही ये जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है, कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव, इसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड होता है बेटा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एट असर्शन लेवल। तो जो रिस्क असेसमेंट एट असर्शन लेवल होता है ना बेटा, उसके बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब हम सब्सटेंटिव एंड कंप्लायंस लगाएंगे, सॉरी कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव लगाएंगे, तो उसमें कहां कहां पे रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट है, उसके आधार पे हम अपना कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड करते हैं। इसे हवाबाजी थोड़ी ना करते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। एक होता है ओवरऑल लेवल, ये क्या बताता है, ये बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट है ना। यानी ऐसा रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है, या परवेसिवली पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कवर कर रहा है। देखो, इट इज अ रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट दैट रिलेट्स टू परवेसिवली टू द होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। इट अफेक्ट्स मैनी असर्शन। हाँ, तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कनेक्टेड है। पर इसके आधार पे कोई अपना ऑडिट कैसे प्लान करेगा। जैसे मैंने एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग लिया, एंटिटी का नॉलेज लिया, अब एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज लेने के बाद में मुझे लग रहा है कि यार एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंटेशन खराब है, मुझे लग रहा है कि उसका ओवरऑल प्रेजेंटेशन में कुछ गड़बड़ है। कहां गड़बड़ है ये नहीं पता, मुझे लग रहा है कि उसके ओवरऑल डिस्क्लोजर्स में कहीं प्रॉब्लम है, बट कहां प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता। ये बात का कोई सेंस निकल रहा है क्या, इस बात की कोई यूटिलिटी है क्या, इस बात की कोई यूटिलिटी नहीं, इस बात का कोई मतलब नहीं निकल रहा। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे जो रिस्क असेसमेंट है उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, असर्शन लेवल पर है। उसी के आधार पे, यानी कौन कौन सी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या अकाउंट बैलेंसेस में फ्रॉड एंड एरर का रिस्क है, उसके आधार पे ही हम अपना ऑडिट का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आओ नाउ देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये समझने में बड़ी दिक्कत आएगी आपको पहले, लेकिन यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, यहां तक की सारी बातों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका हेडिंग आप देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। लेकिन उससे पहले मैं आपको इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क के बारे में कुछ छोटी छोटी जनरल बातें बता देता हूं, वो आप सुन लीजिए, तो उसके बाद में फिर हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो, और ये जनरल फैक्टर्स हैं, कोई ज्यादा काम के नहीं है, जनरल फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम नहीं लिखा मैंने। इनहेरेंट रिस्क मे बी हायर फॉर सम असर्शन, राइट, जैसे किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में रिस्क ज्यादा हो सकता है, किसी में कम। किसी पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस में रिस्क ज्यादा या कम हो सकता है, डिस्क्लोजर में रिस्क कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या अकाउंट बैलेंस में रिस्क कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, वो तो लाजमी सी बात है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखते ही हैं,
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में ज़्यादा रिस्क होता है और परचेज में थोड़ा सा कम रिस्क होता है, राइट, इस तरीके से। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस लाइक समटाइम्स इट मे बी पॉसिबल कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स है उनकी वजह से भी, लेकिन ये पुरानी बातें हैं बेटा, आज से 15 साल 17 साल पुरानी बात है। पहले जमाने में ऐसा होता था, पहले जमाने में क्या मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, तो जो ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं ये नए नए आ रहे थे। अब जैसे जैसे ना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आते जा रहे थे नए नए, या उनमें डेवलपमेंट हो रहा था, तो लोगों को सीखने में टाइम तो लगता था ना, तो गलतियां हो जाती थी। लेकिन अब तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इतनी पुरानी बात हो गई है, आजकल तो सब एंटिटी में, सब में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, तो जनरली रिस्क जीरो ही है, राइट, क्योंकि सबको अच्छे से आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल टैली की हम बात करें, टैली कितना पुराना है, आई थिंक 35-40 साल हो गए टैली को, शायद ज्यादा हो गया होगा। अभी हर अकाउंटेंट को टैली अच्छे से आता है, वो बहुत अच्छे से यूज कर रहा है टैली को, तो उससे कोई गलती होती नहीं। फैक्टर्स इन एंटिटीज एंड इट्स एनवायरनमेंट में ऑल्सो इन्फ्लुएंस and inherent risk factors are considered by auditor in designing test of control called compliance process, designing substantive procedure। ये तो अभी हमने पढ़ा, inherent risk के assessment के आधार पे ही तो हम आगे की अपनी प्लानिंग करते हैं। General factors relating to control risk can be reduced but cannot be eliminated, very important point for MCQ, most important for MCQ, ठीक है। जो कंट्रोल रिस्क के आप कैसे करोगे, बढ़िया से बढ़िया इंटरनल कंट्रोल लगाओ जी, बेस्ट इंटरनल कंट्रोल लगाओ। जितना अच्छा इंटरनल कंट्रोल आप लगाओगे, जितना स्ट्रांग इंटरनल कंट्रोल आप लगाओगे, उतने ही आपके कंट्रोल रिस्क कम आएगा। कंट्रोल रिस्क क्या होता है, हमारा इंटरनल कंट्रोल फ्रॉड्स एंड एरर को पकड़ नहीं पाएगा, यही तो कंट्रोल रिस्क है। तो अगर हम लोग अपने कंट्रोल रिस्क को कम करना चाहते हैं तो इंटरनल कंट्रोल अच्छे से लगाए। सर रिड्यूस क्यों नहीं कर सकते, रिड्यूस इसलिए नहीं कर सकते बेटा क्योंकि इंटरनल कंट्रोल जो है उसमें जो एफिशिएंसी है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एंटिटी तो यही कोशिश करता है कि सारे के सारे ही हम इंटरनल कंट्रोल बेस्ट लगाएं, बट पॉसिबल नहीं है। अच्छा, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोल रिस्क एंड एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बहुत सिंपल है, इंटरनल कंट्रोल की एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी कंट्रोल रिस्क उतना ही कम, इंटरनल कंट्रोल की एफिशिएंसी जितनी कम होगी, बहुत आसान भाषा में बोले, इंटरनल कंट्रोल जितना स्ट्रांग होगा कंट्रोल रिस्क उतना ही कम होगा, इंटरनल कंट्रोल जितना वीक होगा उतना ही कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क के बारे में कुछ जनरल फैक्टर्स, कुछ जनरलाइज्ड फैक्टर्स, ठीक है। अब जैसे हमने जनरल इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क के बारे में जनरल फैक्टर्स पढ़े, ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं डिटेक्शन रिस्क के बारे में। डिटेक्शन रिस्क में अब देखो यहां पर एक बात याद रखना, इनहेरेंट रिस्क, ये बात मैं पहले पढ़ाता हूं, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क एंटिटी के पार्ट पर होते हैं, उसका ऑडिटर से कोई लेना देना नहीं है, पीछे आपने पढ़ा था। लेकिन जो डिटेक्शन रिस्क होता है वो डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर के पार्ट पर होता है, ठीक है। डिटेक्शन रिस्क इज, यही लिख देता हूं, बट डिटेक्शन रिस्क इज ऑन पार्ट ऑफ ऑडिटर, राइट। हमने ये तो पढ़ा था डिटेक्शन रिस्क मतलब ऑडिटर भी शायद वो मिस स्टेटमेंट्स ना पकड़ पाए, उन फ्रॉड्स एंड एरर को ना पकड़ पाए, चाहे कितना भी अच्छा ऑडिट प्रेशर लगाएगा, लेकिन उसके बाद भी, यानी ऑडिटर ने जो प्रेशर लगाया उसको परफॉर्म करने के बाद भी हो सकता है ऑडिटर मिस स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट ना कर पाए, ये पॉसिबिलिटी है। इसी को डिटेक्शन रिस्क कहा जाता है। इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क ऑडिटर के पार्ट पे नहीं है, डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर के पार्ट पर है। अब चूंकि ऑडिटर के पार्ट पर है, ऑडिटर ने जो ऑडिट प्रेशर लगाए उनकी वजह से शायद ऑडिटर सारे फ्रॉड एंड एरर ना पकड़ पाए। ये डिटेक्शन रिस्क के आने की जो रीजन है, तो इसके रीजन जो है वो रीजन, ठीक है, वो रीजन है दो, सैंपलिंग और नॉन सैंपलिंग। सैंपलिंग तो बड़ा रीजन है ही, क्योंकि ऑडिटर्स कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन सैंपल दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ इफ एंटायर पॉपुलेशन वर सब्जेक्ट। इसको तो छोड़ दीजिए आप, अभी इसके बारे में अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, जब अपन पढ़ेंगे ऐसे 530 वहां पर पढ़ेंगे अपन। अभी तो आप इतना याद रखिए, सैंपलिंग रिस्क भी छोड़ देता हूं मैं। सैंपलिंग डिटेक्शन रिस्क आने का पहला कारण, क्योंकि अगर आज सोचिए ऑडिटर ने 100% एग्जामिनेशन करा होता तो क्या ऐसा होता क्या? यदि ऑडिटर ने 100% एग्जामिनेशन करा होता तो सारे फ्रॉड एंड एरर पकड़ में आ जाते, यानी इस बात की संभावना ही नहीं थी कि ऑडिटर सारे फ्रॉड एंड एरर नहीं पकड़ पाता और उसकी ओपिनियन गलत हो जाती। तो पहला जो रीजन है डिटेक्शन रिस्क आने का, वो रीजन क्या है डिटेक्शन रिस्क का? वो रीजन है सैंपलिंग। दूसरा रीजन है नॉन सैंपलिंग रिस्क। ये अदर है, जैसे कई बार ऑडिटर से ओपिनियन बनाने में गलती हो गई, कोई और भी, मैं बहुत आसान भाषा में बोलूं
लाइक अदर देन सैम्पलिंग अगर कोई गलती आपसे होती है उसकी वजह से अगर डिटेक्शन रिस्क आया तो वो भी। तो ये दो रीजन है, जिसमें बड़ा रीजन है सैम्पलिंग। 80% रोल डिटेक्शन रिस्क के सैम्पलिंग की वजह है ना, 80% जो रोल है डिटेक्शन रिस्क में वो सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग की वजह से ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर सारे फ्रॉड्स एंड एरर पकड़ ना पाए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सैम्पलिंग, नॉन सैम्पलिंग, ऐसे दो रीजन है जिनकी वजह से ऑडिटर जो है ऑडिट करते समय डिटेक्शन रिस्क आ जाए। अब हम कैसे करें डिटेक्शन रिस्क को कम? जैसे ऊपर हमने पढ़ा था, कंट्रोल रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। क्योंकि देखो इंटरनल कंट्रोल आप कितने भी अच्छे लगा लो यार, नहीं हो सकता। एक आध पॉसिबिलिटी है कि कोई कमी रह जाए, ये 100% पॉसिबल नहीं है कि ऑडिट मैनेजमेंट जो इंटरनल कंट्रोल लगाए वो बेस्ट लगाए। इसलिए इंटरनल कंट्रोल को हम बहुत बेहतर करेंगे तो डिटेक्शन रिस्क, सॉरी, कंट्रोल रिस्क थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। सेम एज ऑडिटर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, बट अब हम 100% एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। यानी सैम्पलिंग तो हमें करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, सैम्पलिंग तो हमें करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन बेहतर सैम्पलिंग करेंगे तो डिटेक्शन रिस्क में भी रिड्यूस। जैसे आप अपना एरिया ऑफ सैंपल बढ़ा दीजिए, आप लार्जर सैंपल लीजिए, आप अपनी टीम में कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस लोगों को शामिल कीजिए। आई बात समझ में? इस तरीके से आप चाहें तो इनहेरेंट रिस्क, सॉरी, कंट्रोल रिस्क को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। बड़ा सैंपल लो, स्कोप बढ़ा दो, ज्यादा चीजें कवर करो, एक्सपीरियंस लोगों को आप टीम में लेंगे तो डिटेक्शन रिस्क को काफी कम किया जा सकता है, एलिमिनेट नहीं कर सकते। एन ऑडिटर बिगिन इज ऑडिट विद असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड प्लान फर्दर ऑडिट प्रोसेस। ये तो हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें कुछ भी नई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये है हमारा डिटेक्शन रिस्क के बारे में कुछ जनरल कंसीडरेशंस। अब हम एक लास्ट पॉइंट लेते हैं आज के लेक्चर के लिए। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, नॉट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑडिट रिस्क में क्या नहीं आता, पहले हम ये पढ़ लेते हैं ऑडिट रिस्क में क्या आता है। पर ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। ऑडिट रिस्क का मतलब, ऑडिटर शायद सारे मिस स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, फिर गलत ओपिनियन दे देगा। यानी वो सारे फ्रॉड एंड एरर नहीं पकड़ पाया, फिर भी उसने ओपिनियन क्या दे दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। ऐसा मानते हुए कि उसने सारे मिस स्टेटमेंट ढूंढ लिए और वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल नहीं है, या जो मटेरियल थे उनको हमने देख लिया, तो वो तो गलत ओपिनियन दे सकता है। लेकिन सोचो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट ही नहीं है तो क्या ऑडिटर ये ओपिनियन दे सकता है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है? यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट नहीं है, पर ऑडिटर क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। देखो, ऑडिट रिस्क डू नॉट इंक्लूड रिस्क that auditor might express an opinion that financial statement are misstated when they are not। क्योंकि सोचो, अभी तो हमने पढ़ा था ना, इनहेरेंट रिस्क जीरो, कंट्रोल रिस्क जीरो, इनहेरेंट रिस्क भी जीरो है, कंट्रोल रिस्क भी जीरो, यानी रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट जीरो। ऐसे में ऑडिटर ने अगर कितना भी गंदा सैंपल ले ले, ऑडिटर कितना भी गलत चेकिंग कर ले, कुछ भी कर ले, क्या हो जाएगा, वो फ्रॉड एंड एरर नहीं पकड़ पाएगा। कौन से फ्रॉड एंड एरर है ही कहां, तो वो क्या बोलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। भले ही मैं तो कहता हूं उसने सैंपल गलत लिया, उसने रिस्क असेसमेंट गलत करा, उसने सब कुछ गड़बड़ करा, एक बार मान लो उसने जानबूझ के गलती से जैसा भी हुआ उससे रिस्क असेसमेंट गलत हुआ, उसका सैंपल गलत हुआ, सब गलत हुआ, फिर वो ओपिनियन क्या देगा, फ्रॉड एंड एरर नहीं है, ट्रू एंड फेयर। अब तो एक्चुअल में भी फ्रॉड एंड एरर नहीं है और उसका सैंपल सही हुआ, रिस्क असेसमेंट सही हुआ, तो भी वो यही बोलेगा। यानी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट नहीं है तो इस बात की संभावना जीरो हो गई कि ऑडिटर शायद गलत ओपिनियन एक्सप्रेस करते। ठीक है, सी रिस्क दैट ऑडिटर, ये रिस्क शामिल नहीं है, रिस्क दैट ऑडिटर माइट एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मिसस्टेटेड व्हेन दे आर नॉट। सेकंड, ऑडिटर्स रिस्क, बिजनेस रिस्क लाइक लॉस फ्रॉम लिटिगेशन, एडवर्स पब्लिसिटी, इवेंट्स राइजिंग इन कनेक्शन विद ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कई बार ऐसा होता है आपने ऑडिट करी, ट्रू एंड फेयर का ओपिनियन दिया, लेकिन कोई एंटिटी के ऊपर लिटिगेशन एंड केस चल रहा था, पहले से चल रहा था। अब हम कोई ज्योतिषी अंतरामी तो है नहीं, हमें थोड़ी ना पता है आप केस हारोगे या जीतोगे। तो ठीक है, जिस समय हमने ऑडिट करी उस समय तो केस चल रहा था, उस समय तक बाकी सब ठीक था, तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रू एंड फेयर बोल दिया। अब लेटर ऑन एंटिटी केस हार गई और उस वजह से एंटिटी की नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई, या एंटिटी के बारे में काफी कुछ गलत हो गया। अब लोग हम पर डाउट कर रहे हैं कि हमने अपनी ओपिनियन शायद गलत दी थी। अब ये रिस्क है, लेकिन इस रिस्क को हम अपने ऑडिट रिस्क में शामिल नहीं कर सकते, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है लोग ऐसा बोलें कि हमारी ओपिनियन गलत है,
हो सकता है लोगों को ऐसा लगे, ये इंप्रेशन चला जाए, लेकिन इसमें आपका कोई लेना देना नहीं, तो इसे ऑडिट रिस्क का हिस्सा नहीं माना जा सकता। तो ये दो रिस्क ऑडिट रिस्क में शामिल नहीं होते, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ के जाना। और हाँ सुनो, अगर बाई चांस किसी टॉपिक में डाउट आता है ना, तो व्हाट्सअप कर दिया करो मुझे, है ना। नंबर है आप लोगों के पास में, सबके पास। मैं फिर भी दोबारा अपना नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे यूट्यूब के ऊपर तो आप कमेंट्स में डालते ही हो, बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे तो आप लिख ही देते हो अपनी प्रॉब्लम से डाउट्स। बट अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, किसी टॉपिक को लेकर कोई डाउट है, ठीक है, और आप पढ़ रहे हो, जब आपको लग रहा है, तो मुझे इस पर व्हाट्सअप डाल दो, ऑडियो डाल दो चाहे तो, या टेक्स्ट डाल दो, जैसा तुम्हारा मन करे, लेकिन उसको वेट मत किया करो, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। आज बस इतना ही, कल चालू करेंगे नया रिस्क असेसमेंट करते कैसे है, ठीक है। थैंक यू।